जय हिंद दोस्तों, नमस्कार है। स्वागत आप सभी का। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ईट कंपटीशन की इस बुक को, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये बुक की सबसे बड़ी खासियत है कि ये चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दिया हुआ है। इसमें सभी चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ज्योग्राफी एंड स्टैटिक जीके, ये सभी पार्ट को कवर किया गया और चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं। और आज हम लोग हिस्ट्री को करेंगे और हिस्ट्री में एशियंट हिस्ट्री को देखेंगे और अगले पार्ट में देखेंगे मेडाइवल हिस्ट्री को और उसके अगले पार्ट में देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। तो आज पहला पार्ट होगा, ये मैराथन वीडियो होगा, तो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा और ध्यान से देखते चलिएगा सारे क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सभी एग्जाम को टारगेट करेगा। जैसे CGL Tier 1 एंड Tier 2, CHSL Tier 1 एंड Tier 2, CPO SI, MTS, JE, सिलेक्शन पोस्ट, GD, दिल्ली पुलिस एंड अदर एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप बिहार, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस बुक को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और आने की संभावना रहती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बार बार। तो चलते हैं बिना किसी देरी किए इसके पहले क्वेश्चन पे और हम लोग एशियन हिस्ट्री शुरू करते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। एंशियंट हिस्ट्री यहाँ से शुरू होता है, इसका पहला पार्ट को करेंगे और ये मैराथन वीडियो होगा जिसमें पूरा एंशियंट हिस्ट्री होगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं और ध्यान से सुनते और देखते चलिएगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो पाषाण काल से दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो भारत के किस राज्य में है। तो ये मध्य प्रदेश में है। आइए इसके बारे में और देखते हैं डिटेल्स। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ के चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकाणकर के द्वारा की गई थी। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो ये पार्ट को भी याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसकी खोज किसने की? विष्णु श्री बाकाणकर। और 2003 में विश्व यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। अरे बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो नवपाषाण काल में पता लगाया गया था। प्राचीन इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ के नवपाषाण स्थल से मिला है, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन इसका है, निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल है जो मिट्टी की सतहों पर खूर के निशान के रूप में मवेशियों का पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? तो यह महागढ़ा हो जाएगा। महागढ़ा एक नवपाषाण कालिक स्थल है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील की पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1975-76 में हुई। यहाँ पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त गोलाकार झोपड़ियाँ का प्रमाण मिला है। मवेशियों के खूर के निशान मिले हैं। बकरी भेड़ के भी प्रमाण मिले हैं। चावल मवेशियों के खूर के निशान मिले हैं। और हिरन, जंगली सुअर की हड्डी के रूप में मवेशी पालने का पहली बार प्रमाण यहीं से मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाले माइक्रोलिथ थे। पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रोलिथ पत्थर के औजार होते थे। इनका संबंध मध्य पाषाण काल से है तथा इन औजारों के निर्माण समान रूप से समांतर फलकों द्वारा छोटे छोटे ब्लेडों पर क्वार्टजाइट चार्ट जैसे जैस्पर अगेटे जैसे सिलिका पत्थरों से होता था, जिनकी लंबाई 1 से 5 इंच तक होती थी। ये उपकरण वास्तव में छोटे तथा नुकीले होते थे और विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ जैसे अर्धचंद्राकार, समलंब तथा त्रिभुज आदि में पाए गए थे। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालिक स्थल है।
इसकी इसी काल में शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो ये हुनासागी हो जाएगा। हुनासागी कर्नाटक में स्थित एक प्रारंभिक पुरापाषाणिक स्थल है। हुनासागी में पुरापाषाण उपकरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, डोलोराइट, चट जैसे विविध प्रकार के पत्थर से बने थे। बुरज़ोम जम्मू कश्मीर में है तथा मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, चिरांद सारण बिहार में है। ये सभी नवपाषाण कालिक स्थल है, इसको भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल्ट एक प्रकार का क्या था? तो ये एक प्रकार का उपकरण था। सेल्ट एक प्रकार का नवपाषाण कालिक उपकरण था जो पुरापाषाण काल में विपरीत इस अवधि से लोगों को पॉलिश किए गए पत्थर के औजार कुल्हाड़ी का उपयोग करना तथा शुरू में किए जाने वाले जिन्हें सेल्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में पहले युग को क्या कहा जाता था? तो इसे पुरापाषाण काल कहा जाता था। चलते हैं, देखते हैं इसका सलूशन। पुरापाषाण काल का प्राग ऐतिहासिक युग का हुआ समय था जब मानव ने पत्थरों के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था। यह काल 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय के दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। इस काल के बाद मध्यपाषाण काल युग प्रारंभ हुआ जब मानव ने पशुपालन शुरू किया था। भारत में पुरापाषाण काल के अवशेषों तमिलनाडु के पलम्बरम, बदमदुरै, अतिपक्करम, मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंहावल में भी मिलता है। इस काल के जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों और औजार के प्रकार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग को देख लेते हैं। पहला है निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल का गर्तावासों का प्रमाण मिलता है? तो ये बुर्ज़ोम से गर्तावासों का प्रमाण मिलता है। इसका सलूशन देख लेते हैं। बुर्ज़ोम नवपाषाण कालिक युगीन पुरातात्विक महत्व वाला स्थल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत गर्तावास पाए गए हैं। बुर्ज़ोम में मालिक के मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्ते के साथ ही दफना दिया जाता था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो ये सिंध बलूचिस्तान प्रांत में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी इसका सलूशन देखते हैं। मेहरगढ़ पुरापाषाण दृष्टि के महत्वपूर्ण एक स्थान है। नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष यहाँ से मिले हैं। यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ नवीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। चलते हैं, इसका सलूशन देखते हैं। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भीमा नदी के सहायक नदी घोड़ा के तट पर स्थित है। ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति से जुड़ा स्थल है। यह इनाम गांव के लोगों के मुख्य पेशा कृषि था। जानवरों को दूध और मांस के लिए पाला जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व स्थल कोल्डिवा कहाँ स्थित है? तो कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में और देखते हैं। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम खदानों की व्यवस्थित कृषि प्रारंभ हुई थी तथा मनुष्यों ने सबसे पहले जौ और गेहूं की किस्म के इस प्रकार के उपजाया था। 2 प्रकार के उपजाया था, जौ और गेहूं। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिवा तथा रायगढ़ के 2 नवपाषाण कालीन बस्तियां थी जहां से चावल और गेहूं के
स्पष्ट प्रमाण मिले थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसका सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन कोल्डिवा कोल्डिवा भारत के उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। कोल्डिवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणकालीन पुरास्थल है जहाँ 6000 ईसा पूर्व धान की खेती किए जाने का प्रमाण मिला है। नवीनतम खोज नगर जिले के लेवरा देव यानी 8000 बीसी में भी लेवरा देव से धान की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है? तो यह पाई गई है हथनोरा से। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। इसके बारे में और देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है जो पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। हथनोरा मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में एक गांव है। इसी भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। नर्मदा घाटी के जीवाश्म में हाथी घोड़े, दरियाई घोड़े, जंगली भैंसे के जीवाश्म के साथ होशंगाबाद जिले के हथनोरा में 5 दिसंबर 1982 को 70,000 वर्ष पुराने मानव के कपाल अवशेष डॉक्टर अरुण संकालिया ने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातात्विकों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो यह बुरझोम से प्राप्त हुआ है और इसके बारे में देखते हैं। बुरझोम जम्मू कश्मीर का पुरातात्विक महत्व का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है जो बुरझोम में नवपाषाण युग की सभ्यता का पता लगा है। बुरझोम में जंगली कुत्ते और 12 सिंह के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जारवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से भारतीय किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं। जारवे संस्कृति ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है। इसकी खोज एम.एन. देशपांडे ने की थी। संस्कृति की खोज की थी। जारवे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के तट पर स्थित है। ये एक पुरातात्विक स्थल है जहाँ पर जारवे संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जारवे संस्कृति प्रमुख रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई है। जारवे संस्कृति के मुख्य स्थल है चंदोली, इनाम गांव, सोना गांव, उसके बाद इनाम गांव। जारवे नासिक तथा दायमाबाद आदि। जारवे संस्कृति का समय काल है 1400 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के पुरातात्विक महत्व स्थल निम्नलिखित में से कौन है? तो जम्मू कश्मीर में बुरझोम है जहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पुरातात्विक स्थल बुरझोम जम्मू कश्मीर में स्थित था जो सन 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। यहाँ से गर्तावास एवं एक कब्र में मालिक के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त छिद्र युक्त सूर्य हड्डी तथा तिरांग छिद्र तथा हार्वेस्टर, गेहूं व जौ, विभिन्न प्रकार के मृत भांड, पत्थर, हड्डी के औजार भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन पहला क्वेश्चन है इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह स्थल था? तो यह लोथल में था। लोथल गुजरात में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा।
एक मिनट। अगला क्वेश्चन चलने से पहले सॉल्यूशन को देख लेते हैं। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल बंदरगाह स्थल था। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से वृत्ताकार तथा चौकर, अग्निवेदिका, चावल के दाने आदि प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख प्रमुख बंदरगाह था, यह बंदरगाह स्थल था लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा और प्रभास पाटन, जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। चुनुदुड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में कच्छ जिले और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1948 में अर्नेस्ट मैक ने उल्लेखित किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियाँ किस चीज़ की बनी हुई थी? तो ये पक्की ईंटों की बनी हुई थी। बाकी इसके बारे में और देखते हैं। सन 1948 में अर्नेस्ट मैक ने उल्लेखित किया है कि हड़प्पा शहर में लोथल जल निकासी व्यवस्था के नालियाँ को पक्की ईंटों से बनाया गया था। नक्शीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया है? तो ये मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। बाकी इसका सोल्यूशन देखते हैं। मोहनजोदाड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इसकी खोज 1922 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण राखालदास बनर्जी ने की थी। यह स्थल ईंटों से बने फुटपाथ, विकसित जल आपूर्ति तथा जल निकासी, शौचालय, विशाल अन्नागार, स्नानागार एवं स्मारक भवनों के साथ परस्पर समकोण पर काटती हुई सड़कें तथा विस्तृत नगर नियोजन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो ये सुतोगई अफगानिस्तान में स्थित है। बाकी ये कालीबंगा राजस्थान में है। बालाकोट पाकिस्तान में पड़ता है। इसका सोल्यूशन और देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल सुरतोगई और मुंडेगाक दो स्थल है जो अफगानिस्तान में स्थित है। सुरतोगई उत्तरी अफगानिस्तान में है और कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम क्षेत्र पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को किस चीज़ का परत चढ़ाकर बनाया गया था? तो प्राकृतिक चारकोल के परत चढ़ाकर बनाया गया था। आइए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। मोहनजोदाड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दुर्ग में अवस्थित बृहद स्नानागार है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 11.89 मीटर है तथा पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई 7 मीटर है। इसकी गहराई 2.44 मीटर है। नीचे तक पहुंचने के लिए इसमें पकी हुई पतली ईंटों से निर्मित सीढ़ियां बनाई गई है। इसमें जल भरने तथा निकालने के लिए नालियां की व्यवस्था की है। इसकी प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी भी बनाया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा कहा जाता था। तो सिंधु नदी को हिंदोस कहा जाता था। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर भारत के केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के दो जिलों यानी लेह और कारगिल में प्रवेश करती है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास इसकी 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों में यह नदियां सिंधु के नाम से वर्णित है तथा लगभग 2500 वर्ष पहले ईरानी के लोगों द्वारा इसे हिंदोस कहा जाता था। यूनानी ग्रीक के लोग इसे इंडोस तथा रोमन के लोग इसे इंडस कहते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
दयमाबाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में है? तो दयमाबाद महाराष्ट्र में है। बाकी इसके सोल्यूशन को देखते हैं। दयमाबाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह स्थल गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज बीपी बोपीदरकर द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो ये सोतोगई नहीं है, क्योंकि सोतोगई अफगानिस्तान में स्थित है। बाकी इसके बारे में और देखते हैं सोल्यूशन। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2350 ईसा पूर्व से लेकर दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से या प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई है। धरातब है कि कोटेदीजी बालाकोट चुनहुदड़ो नामक हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में स्थित है, जबकि सोतोगई अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और एक गुजरात में है। देखते हैं इसका और सोल्यूशन के बारे में। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। इसकी खोज वर्ष 1968 में पुरातात्विक जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यह स्थल 3 भागों में विभक्त होने के कारण अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें धरोहर के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी? तो ये तांबा मिला था। देखते हैं इसके और सोल्यूशन। राजस्थान की अरावली पहाड़ी में बसा खेतड़ी कई सालों से तांबा उत्खनन का केंद्र रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 2350 ईसा पूर्व 2350 ईसा पूर्व जब ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हुई थी, तब यहाँ से तांबा का प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे, तांबे, चांदी और सोने से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हॉल मॉडल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह बनवाली से प्राप्त हुआ और बनवाली हरियाणा में है। अगले इसका सोल्यूशन और देखते हैं। बनवाली हड़प्पा स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह पुरातात्विक स्थल है जो रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन वर्ष 1973-74 में RS बिष्ट के द्वारा कराया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा की खुदाई की थी? तो RS बिष्ट ने धौलावीरा की खुदाई की थी। धौलावीरा शहर गुजरात राज्य के कच्छ के रण में एक पुरातात्विक स्थल है। हड़प्पा संस्कृति के इस नगर की खोज पुरातात्विक जगपति जोशी ने सर्वप्रथम 1967-68 में की थी और 1990-91 के दौरान RS बिष्ट के द्वारा उत्खनन कराया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्तमान धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय कौन से राज्य में है? तो ये गुजरात में है, धौलावीरा और लोथल। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, जिसकी खोज वर्ष 1968 में जगपति जोशी ने की थी। जबकि लोथल एक बंदरगाह स्थल था जो गुजरात के खंभात के खाड़ी के निकट भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी।
रंगनाथ राव ने वर्ष 1951 में की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल पर हस्तलेख हल रेखाओं के निशान खोजे गए हैं। तो ये हल रेखाओं के निशान खोजे गए हैं कालीबंगा से, और कालीबंगा राजस्थान में है, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और ये घग्गर नदी के किनारे था। आइए और इसके बारे में जानते हैं। हड़प्पा स्थल कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज बीबी लाल तथा बीके थापड़ ने की थी। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी रक्षा प्राचीन दीवारों से घिरा हुआ था। कालीबंगा से अग्नि पूजा यानी अग्नि वेदिका के प्रमाण भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामिया की भाषा नहीं थी? तो सुमेरियन नहीं थी। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला एवं फराज नदियों के किनारे हुआ है। वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में यह था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता वाला स्थान है। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ से सुमेर, अक्काद, बेबीलोन तथा असीरिया साम्राज्य का अलग अलग समय में स्थापित हुए थे। एरोराइट, एलामाइट और आर्केडियन मेसोपोटामियन भाषा थी। यहाँ के लोग मुख्य व्यापार कृषि करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के वर्तमान में किस राज्य में है? तो रंगपुर गुजरात में है। रंगपुर गुजरात राज्य के भादर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई वर्ष 1953-54 में RS रंगनाथ ने की थी, रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृतभांड, बाट यानी 16 kg तक के बाट मिले हैं। पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण। यहाँ से धान की भूसी के ढेर भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर किसके आसपास बने होते थे? तो आंगन के आसपास बने होते थे। इसके बारे में और देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। इनके आरंभिक स्थानों अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति अवस्था दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन चौराहे की ओर चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदिका पाई गई है? तो यह अग्नि वेदिका लोथल में पाई गई है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कालीबंगा से भी अग्नि वेदिका, 2 जगह से अग्नि वेदिका पाई गई, लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुई है। इन अग्नि वेदिका का प्रयोग संभवतः यज्ञ वेदिकाओं के रूप में होता होगा। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल के लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। लोथल की खोज RS राव ने की थी, 1954 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस तथा यूफ्रेटस नदी घाटी के मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे, मेलुहा कहते थे। इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास टिग्री तथा यूफ्रेटस यानी दजला तथा फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ है। सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी उत्तर भाग में विकसित हुई है। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? प्रत्येक भाग विशाल पत्थरों के दीवार से घिरा हुआ था, तो ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। धौलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ शहर के 3 भाग यानी दुर्ग थे, पहला मध्य नगर, निचला नगर में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर के दीवारों से घिरा था। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। यह प्रतिष्ठित सूची में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। बाकी कालीबंगा राजस्थान में, धौलावीरा गुजरात में, लोथल गुजरात में है। इसके बारे में और देखते हैं। हरियाणा के जिंद जिलों में प्राचीन सरस्वती के तट पर स्थित राखीगढ़ी की खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर है। इस स्थल से मानकों को चिकना करने का घर्षण पत्थर, हाथी के दांत, 12 सिंगे मनका बनाने के कार्यशाला आदि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की यानी डांसर गर्ल को किस सामग्री करके बनाई गई थी? तो कांसे की बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की कांसे के सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। इस लड़की का दाहिने हाथ उसके कूल्हे पर जबकि बाएं हाथ लटकते हुए दर्शाया गया है। इसके हाथ में संभवतः हड्डियों से बनी हुई चूड़ियाँ हैं। मूर्ति बनाने के लिए मुद्रिष्ट विविध का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर है? तो महाराष्ट्र में और परवरा नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद गोदावरी नदी के सहायक परवरा नदी के तट पर स्थित है। यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदानगर जिले में है। यह स्थान बीपी बोपीदरकर द्वारा खोजा गया है। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित है दैमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में स्थित है, सुतोगई अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो ये रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, जबकि कोटेदी, मोहनजोदड़ो और चुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी इसका सोल्यूशन को देख लेते हैं पहले। रोपड़ आधुनिक रूपनगर सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐतिहासिक स्थल है जो पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, तांबे की अंगूठियाँ, कांसे, सेल्यूटस, टेराकोटा, केक, मानव कुत्ते दफनाया जाना तथा तांबे की कुल्हाड़ी प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शेष सभी विकल्प सिंधु घाटी सभ्यता के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो कालीबंगा राजस्थान में है, चुनमुलो पाकिस्तान में है और मांडा जम्मू कश्मीर में है।
इसको सोल्यूशन को देख लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। यह हनुमानगढ़ी जिला में है। सरस्वती, जिसे से घाघर नदी बोला जाता है, नदी के तट पर 4500 वर्ष पहले बसा हुआ था। कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो संसार में प्राचीनतम है। इसके दीवारों ईंटों की बनी हुई थी और इन्होंने मिट्टी के गारों से जोड़ा जाता था। कालीबंगा से भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले साक्ष्य मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में है, चुनौड़ा पाकिस्तान में है, और मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में, हड़प्पा भी पाकिस्तान में, एमपी गोमरी जिला में। बाकी इसका सोल्यूशन ऊपर दिया होता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु के पूर्व के क्षेत्रों को संदर्भित करने के लिए 6ठी-5वीं शताब्दी में किस पुराणों का फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था? तो ये फारसी शब्द हिंदू किया जाता था, हिंदू। बाकी इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सिंधु के पूर्व क्षेत्रों के अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों के संदर्भ के लिए 6ठी-5वीं सदी ईसा पूर्व में पुरानों फारसी शब्द में हिंदू का उपयोग किया जाता था। सर्वप्रथम ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व रहने वालों को हिंदू नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता के बारे में। भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया है। निम्नलिखित में से किस वेद में इसकी जानकारी सर्वप्रथम उल्लेखित मिलता है? तो यह ऋग्वेद में सबसे पहले मिलता है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम भारत जन का उल्लेखित मिलता है, जिसके नाम पर इंडिया नाम यानी भारत रखा गया है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेदों में से माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल है तथा 1028 सूक्त हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ल युग में यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों के मुख्य रूप में प्रयोग किए जाने वाले लोहे के इस्तेमाल होने लगा था। किसके जगह? तो कांसे की जगह लोहे का उपयोग होने लगा था। ल युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों को मुख्य रूप में कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में दशराज युग की चर्चा है, यानी 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। दशराज युद्ध 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया है। इसमें भारत जैन और राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। अगला क्वेश्चन, 4 वेदों में निम्न में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र तथा तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो यह अथर्ववेद में है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बाकी इसका सोल्यूशन देखते हैं। 4 वेदों में से अथर्ववेद में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र तथा तंत्र मंत्र का संग्रह है। अथर्ववेद ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा 6000 पद हैं। अगला क्वेश्चन, आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई को क्या कहते थे? जन कहते थे। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई जन होती थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में थी, जो आरोही क्रम में बांटी गई है। कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र होता था। ग्राम का मुखिया को ग्रामनी कहा जाता था। 20 का प्रधान विस्पति एवं जन के शासक को राजन कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? तो ये वैश्य लोग करते थे। 4 भागों में बांटा गया। सबसे ऊपर आता था ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, उसके बाद शूद्र। नेक्स्ट सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन, व्यापार जैसा काम करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की सेवा करना शूद्र का काम था। इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नदी का प्राचीनतम नाम विपाशा था? तो ब्यास का प्राचीनतम नाम विपाशा था। चिनाब के अस्कनी था, अस्कनी। सतलज के शतुद्री कहा जाता था और रावी को पुरुषनी कहा जाता था। बाकी इसका सोल्यूशन देख लेते हैं यहाँ। ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम विपाशा था। यह कुल्लू में ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है, रोहतांग दर्रे में है। यह नदी कुल्लू, मंडी, हरिमपुर और कांगड़ा में बहती है। कुछ नदियों के प्राचीनतम नाम निम्न है। देख लेते हैं। पुराने नदियों के नाम किस नाम से जाना जाता था? चिनाब के अस्कनी के नाम से जाना जाता था। सतलज के शतुद्री, रावी के पुरुषनी, झेलम को वितस्ता, गंडक के सदानीरा, गोमती के गोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्रों में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अप्रवाहित क्षेत्रों में 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो झेलम का वितस्ता, रावी के पुरुषनी, चिनाब की अस्कनी और ब्यास के विपाशा था। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। निम्न में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में माना जाता है? तो झेलम को वितस्ता कहा जाता था। जैसे कि आगे शुरू में हमने पढ़ा था, रावी को पुरुषनी कहा जाता था, ब्यास को विपाशा कहा जाता था और चिनाब को अस्कनी कहा जाता था। झेलम नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया है। इसका उद्गम शेषनाग झील यानी जम्मू कश्मीर के आसपास से होता है। निम्नलिखित में कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद संगीत से संबंधित है, यजुर्वेद युद्ध कांड से संबंधित है, ऋग्वेद गायत्री मंत्र से संबंधित है, अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ हो जिनमें मंत्रों गाए गए जा सकते हैं और जो संगीतमय हो। साम शब्द का अर्थ होता है गान। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसमें भी सोल्यूशन है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं, जिसमें से 75 अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। इन ऋचाओं का गान सोमयज्ञ के समय उद्गाता करते थे। सामवेद के 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, कैमुत, जैमिनिया तथा तलवाकर एवं रनानीय। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे पुराना है? सबसे पुराना है ऋग्वेद, सबसे नया है अथर्ववेद, बाद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेदों की संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें से ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद को ऋषि मुनियों द्वारा मौखिक रूप से वर्णित ऋचाओं कर्मबद्ध ज्ञान के संकलन के रूप में माना जाता है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। यजुर्वेद मंत्रों तथा बलि बधि विधि को रोकने के लिए किया जाता था। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद में आयुर्वेद और चिकित्सा पद्धति का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है?
तो यह ऋग्वेद का है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद में संहिता के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त है जिसमें एक विराट पुरुष की चर्चा हुई है और उसके अंग का वर्णन हुआ है। इसमें वैदिक ईश्वर का स्वरूप माने जाते हैं। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? तो यह गृहस्थ का प्रावधान किया गया है। वैदिक कालीन चतुर व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन के 4 आश्रमों में बांटा गया। पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। छंदयोग उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है, परंतु ज्वालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। गृहस्थ आश्रम। इस समय मनुष्य अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह चरण 25 वर्ष से शुरू होता है और 50 वर्ष तक रहता है। गृहस्थ व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जहाँ मनुष्य अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य दोनों का संतुलित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन से है। तो कपिल का सांख्य दर्शन से है। न्याय के गौतम हो जाते हैं, वैश्विक के कणाद हो जाते हैं, मीमांसा के जैमिनी हो जाते हैं। भारत में पहली शताब्दी में पूर्व 6 प्रमुख आस्तिक एवं 3 प्रमुख नास्तिक दर्शन मतों का प्रतिपादन हो चुका था। आस्तिक मतों का 6 दर्शन सिद्धांत कहते हैं जिसमें से सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा और वेदांत शामिल है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। इस दर्शन को भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। इस दर्शन में प्राकृतिक को प्रथम तत्व माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका सलूशन देखते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक है महर्षि पतंजलि, न्याय के महर्षि गौतम, वैशेषिक के महर्षि कणाद, मीमांस के आचार्य जैमिनी, वेदांत के महर्षि बादरायण। ऋग्वेद में कितनी पुस्तकों मंडलों में विभाजित की गई है? तो 10 मंडलों में विभाजित की गई है। ऋग्वेद में यह प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है। इसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। इसमें 10 मंडल, 228 सूक्ति और श्लोक लगभग 10,462 मंत्र है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है जिसमें 4 वर्णों का वर्णन है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है आयुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी। उपवेद वेदों से संबंधित माने जाते हैं। ये 4 है: आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है जिसमें चिकित्सा संबंधित ज्ञान का वर्णन है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देव के रूप में पूजे जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। यह कौन सी नदी है? तो यह ब्यास और सतलज नदी के बारे में वर्णन है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियां ब्यास और सतलज है। अथर्ववेद को 20 खंड का संग्रह है। अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है। यह 731 सूक्त, लगभग 6000 ऋचाएं। चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम ईस्वी में मिलता है। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? तो रावी को पुरुषनी कहा जाता था, सतलज को शतरुदी कहा जाता था, चिनाब को अस्कनी कहा जाता था, ब्यास को विपाशा कहा जाता था। रावी नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था।
जिसमें दशरथ युग का उल्लेख है। 7वें मंडल में है। या युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर सुदामा एवं 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदामा विजयी हुआ। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। अस्कनी को चिनाब, सतुत्री को सतलज तथा बिपाशा को ब्यास आधुनिक नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी को ऋग्वैदिक नाम क्या था? रावी का पुरुषनी था, बार बार बता रहे हैं। चिनाब की अस्कनी, झेलम के वितस्ता और सतलज का शत्रुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत के होम थ्योरी से संबंधित है? तो दयानंद सरस्वती का थ्योरी है होम थ्योरी। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, ये मैक्स मुलर ने कहा था। बाकी यहाँ दिया हुआ है। आर्य के उद्गम स्थान के बारे में विचार प्रचलित है। दयानंद सरस्वती का कहना है कि आर्यों का उद्गम तिब्बत से हुआ है, जबकि मैक्स मुलर का कहना आर्यों का उद्गम मध्य एशिया से था। गाइल्स और मैकडोनल्ड का कहना है कि आर्यों का उद्गम दक्षिण पूर्व यूरोप से हुआ है, जबकि बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि आर्यों का उद्गम उत्तरी ध्रुव से हुआ है, यानी उत्तरी ध्रुव से भारत में है। अगला क्वेश्चन, कुल कितने वेदांग हैं? तो वेदांग कुल 6 हैं। 6 वेदांग को देख लेते हैं। पहला शिक्षा, दूसरा ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, लास्ट में छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो यह कल्प अनुष्ठान को दर्शाता है। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपित कहते थे, जिसका अर्थ था महावेशियों के स्वामी को गोपित कहा जाता था वैदिक काल में। वैदिक युग में राजा को गोपित कहा जाता था, जिसे गायों का स्वामी कहा जाता था। वैदिक काल में गायों का महत्वपूर्ण स्थान था, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण था गाय। ऋग्वेद में गायों को अगन्य कहा गया है, जिसे मारना वर्जित था। और ऋग्वैदिक काल में गाय की हत्या के लिए भी युद्ध हो जाया करता था। गायों को पवित्र एवं गायों के पूज्य और पवित्र माना जाता था। यह धनी व्यक्ति को गोमत कहा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में वैदिक सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो यह हुई थी सरस्वती नदी के किनारे। बाकी इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी के नदियों की अग्रवती, नदियों की माता, बरनी, प्रार्थना एवं कविता की देवी, बुद्धि की तीव्र करने वाली और संगीत को प्रेरणादायी कहा गया है। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी में से मानी जाती है। इसमें नदी तमा नदी की माता कहा गया है। सरस्वती नदी अब राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन हो गई है। अब देखते हैं महाजनपदों का उदय, इमर्जिंग ऑफ महाजनपद। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मगध महाजनपद किन 2 नदियों से घिरा हुआ था? तो मगध महाजनपद 2 नदियों से, गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ था। मगध के चारों ओर से गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। ये नदियां जल यातायात, जल आपूर्ति तथा सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध आधुनिक बिहार के पटना और गया जिलों के भूभाग पर अवस्थित था। इसकी प्राचीन राजधानी गिरिवज थी। बाद में राजगिरी व पाटलिपुत्रा भी बनी। अगला क्वेश्चन, बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। बज्जी की वैशाली थी, अंग की चंपा थी, कौशल की श्रावस्ती थी,
और पटना के पाटलिपुत्रा थी, यानी मगध की पाटलिपुत्रा थी। बाकी यहाँ दिया हुआ है, सभी को देख लेते हैं। मगध महाजनपद और उसकी राजधानी। अंग की चंपा, मगध के राजगिरी या पाटलिपुत्र, बत के कौशाम्बी, कौशल के श्रावस्ती, मल के कुशीनगर या पावा, अस्मक के पोटल, अस्मक के पोतन और कम्बोज के हाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजगिरी किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? मगध की राजगिरी थी। कौशल की श्रावस्ती थी। कुरु के इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ और अवंती दक्षिण भारत में एक अवंती था जिसका राजधानी था। बाकी इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। राजगिरी मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी थी। यह बिहार में नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थल है। पौराणिक साहित्य के अनुसार यह ब्रह्मा की पवित्र यज्ञ भूमि, संस्कृति और वैभव का केंद्र था। जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरा सुब्रतनाथ स्वामी के गर्भ, जन्म तथा तप ज्ञान एवं 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के साधना भूमि भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? तो मगध में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं पहले। मौर्य शासन के उत्थान के पहले की 2 सदियों में मगध साम्राज्य के विकास का दौर समकालीन ईरानियों साम्राज्य के दौरान समान रहा है। मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने लगातार इसके विस्तार से इसे मजबूत किया है। मगध के निकट लोहे के भंडार की उपस्थिति के कारण मगध की भौगोलिक स्थिति और युग में उपयुक्त थी। साक्ष्य यह साबित करता है कि वैदिक काल के बाद मगध भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी सदी ईसा पूर्व में कितनी महाजनपद शक्तियाँ थी? तो 16 थी। बाकी देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम पर हुआ था। गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 6ठी 7वीं सदी पूर्व भारत में कुल 16 महाजनपद अस्तित्व में थी। टोटल 16 महाजनपद को देख लेते हैं। पहला वत्स के राजधानी कौशाम्बी, काशी के वाराणसी, अंग के चंपा, मगध के राजगिरी या गिरिवज, बज्जी के वैशाली या मिथिला या विदेह, कौशल के श्रावस्ती, अवंती के उज्जैन या महेशमती। अवंती के उज्जैन या महेशमती, मल के कुशीनगर या कुशावती, पंचाल के ऐच्छिद या कामपिलिया, चेदी के सुक्तिमती या सुक्तिवती, कुरु के इंद्रप्रस्थ, मत्स्य के विराटनगर, गंधार के तक्षशिला, अस्मक के पोटली या पोटन या पोटली, सूर्यसेन के मथुरा, कम्बोज के हाटक या राजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो 7वीं 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? वो वैशाली था, यह गणतंत्र था, बाकी सब राजतंत्र था। मगध, अवंती, कौशल। महाजनपद काल में बज्जी यानी कि वैशाली हुआ। मल्ल महाजनपद कुशावती संघ थे। ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर अलीगढ़ या संघ द्वारा होता था, जबकि महाजनपद राजाओं द्वारा शासित होता था। यह गणतंत्र था यानी डेमोक्रेसी, बाकी सब राजतंत्र था, परंतु कुछ अलग प्रकार की ही शासन व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन।
कौन सा कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेखित करता है? तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखते हैं मगध के उत्कर्ष, इमर्जिंग ऑफ मगध। देखते हैं यहाँ से। मौर्य वंश ने निम्नलिखित में किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया है? तो मौर्य वंश ने नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। तो इसका ये हो जाएगा। बाकी इसका और सोल्यूशन देखते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक यह चला। स्थापना इसका चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जो मगध की गद्दी पर बैठा। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का अनुयायी था। बाकी देख लेते हैं और 4 राजवंश को। हर्यक वंश जो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व। मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक चला। इतना दिनों तक शासन करा। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक मगध में हर्यक वंश की स्थापना की थी। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में विस्तार किया। यही विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का भी आधार बना। पुराणों के अनुसार बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता था। बिंबिसार ने मगध में यश और सम्मान को वैवाहिक संधि और विजयों के माध्यम से काफी बढ़ाया। उसकी एक रानी कौशल के राजा प्रसेन जीत के बहन थी। बाकी मौर्य वंश के बारे में देखते हैं। मौर्य वंश राजवंश 322 से 184 ईसा पूर्व तक चला था। प्राचीन भारत एक शक्तिशाली एवं महान राजवंश था। इसने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है और उसके मंत्री यानी प्रधानमंत्री कौटिल्य को जाता है। शुंग वंश के बारे में देख लेते हैं। शुंग वंश प्राचीन भारत का एक शासकीय वंश था जिसने मौर्य वंश के बाद शासन किया था। इसका शासन उत्तर भारत में 184 ईसा पूर्व से 75 ईस्वी तक था, यानी 75 ईसा पूर्व तक था, यानी 109 वर्ष तक शासन किया था। नंद वंश को देख लेते हैं। नंद वंश प्राचीन भारत का राजवंश था जिसने 5वीं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत में विशाल भाग पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? तो बिंबिसार के दरबार में जीवक था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक मगध के सम्राट बिंबिसार के राजवैद्य था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसके अतिरिक्त जब अवंती प्रदेश में राजा प्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित थे तब भी बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसकी सेवा के लिए भेजा था। जीवक 7 वर्ष तक तक्षशिला में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था। जीवक राजगिरी के गणित सालावती का पुत्र था। इलाज के कारण उनकी माँ राजगिरी में गलिया में फेंक दिया था। जीवक को बिंबिसार के पुत्र अभय ने शिक्षण हेतु तक्षशिला भेजा। वहाँ बाल रोग तथा शल्य चिकित्सा का
विशेषज्ञ था। इसकी फीस 16,000 करसान थी। ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार का पुत्र अभय वैशाली की गणिका अम्रपाली का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश से मगध से पहले शासक बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा था। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी था। बिंबिसार ने राजगिरी या गिरिवज का निर्माण करा। उसने अपनी पहली राजधानी बनाया उसे, तथा इसने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार की हत्या उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी 492 ईसा पूर्व में, और मगध की गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था? तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। पुराणों में महापद्म नंद को सर्व क्षत्रांतक या क्षत्रियों का नाश करने वाला माना जाता था, तथा भागर्भ यानी परशुराम का अवतार कहा जाता था। उसने एक राठ और एक एकच्छ की उपाधि धारण की थी। महापद्म नंद के 8 पुत्रों में से घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय सिकंदर का आक्रमण होता है 325 ईसा पूर्व, जो पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ग्रीक लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज कहा है। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर और मौर्य वंश की स्थापना की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक है, तथा प्रारंभ में वह जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। इसके राजगृह में स्तूपों का निर्माण कराया और 483 ईसा पूर्व राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध संगीतों का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अजातशत्रु किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को पाटलिपुत्रा स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट, बिहार की राजधानी पटना, पुराना नाम पाटलिपुत्रा है। सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई, जिसे पाटलिपुत्रा का सत्ता केंद्र बन गया। फाहियान ने अपने यात्रा वृत्त में उसका जीवंत वर्णन किया, और मेगास्थनी ने पाटलिपुत्र नगर का प्रथम लिखित विवरण दिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत और शैव धर्म के बारे में, जिसमें सबसे पहले जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन, जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन था? तो महावीर स्वामी थे, पहला ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनका 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे, और 12 वर्ष के बाद कठिन तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम के नजदीक ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल अनिज्ञान की प्राप्ति हुई। पारसनाथ 23वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर को मोक्ष निम्नलिखित में किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो ये पावापुरी में प्राप्त हुआ था।
जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इनका जन्म 540 में हुआ, ईसा पूर्व में हुआ था। वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था, जिसे आधुनिक बासाड़ कहते हैं। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को अंग देश की जाम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान यानी कैवल प्राप्ति हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपने पहला उपदेश राजगिरी में लाचल पहाड़ी पर ब्राकर नदी के तट पर दिया। महावीर की मृत्यु यानी मोक्ष की प्राप्ति राजगीर के निकट पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यात्री क्षत्रिय वंश के पुत्र थे। यात्री किसे कहते हैं? तो महावीर स्वामी को कहा जाता है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता के नाम सिद्धार्थ था, जो कि बज्जी महाजनपद के अंतर्गत आने वाले यात्रिकगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली के लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यानी इसका पहले सोल्यूशन देख लेते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर यानी वितराग हुए। तीर्थंकर उसे कहते हैं जो मानव को संसार रूपी सागर से पार उतरे यानी पूज्य होने के कारण तीर्थंकर को आहर्त भी कहा जाता है। 1 से 22 तक तीर्थंकर की ऐतिहासिक संदिग्ध है। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ हुए तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनका जन्म अयोध्या के इक्ष्वाक वंश के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। जबकि 23वें तीर्थंकर पारसनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म बज्जी यानी वैशाली के यात्री क्षत्रिय संघ में हुआ था। सिद्धार्थ के यहाँ वैशाली कुंडल ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सौभाग्य गुणों का पालन करके आत्मबुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व को मनाता है? तो जैन धर्म के लोग पर्युषण पर्व को मनाते हैं। पर्युषण पर्व को जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का मुख्य आधार जीवन के नैतिक मूल्यों को धारण करना, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना। इस समुदाय के लोग क्षमा, मार्दव, अर्जुन, शौच, सत्य, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य गुणों का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म वर्तमान समय में किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम बिहार में हुआ था, जो यात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ पिता इनके सिद्धार्थ के हुआ था और 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी माता का नाम त्रिशला था तथा पत्नी का नाम यशोदा था। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे और 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महावीर को जाम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे कैवल यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनकी मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जबकि अंतिम तीर्थंकर 24वां महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। अजितनाथ दूसरे थे, पारसनाथ 23वें थे, ये दूसरे और 24वें तीर्थंकर
24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म उसके संस्थापक एवं जितेंद्रियों तथा ज्ञान प्राप्त माताओं की उपाधि थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन महात्मों का निगर्त निबंधन रहित तथा जैन संस्थापकों के तीर्थंकर कहा गया था। तीर्थंकर दो शब्दों से मिलकर बना है, तीर्थ प्लस कर से मिलकर बना है। तीर्थ का अर्थ होता है विविध नियम जो मनुष्य के इस भव सागर को पार उतार दे सकता है। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अर्नेस्ट नेमी का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, संथारा समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। संथारा जैन धर्म का एक समुदाय का स्थान है। संथारा या अनवर्त या निष्प्राप्तिकरण वैकुंठ संलेखन जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। जैन धर्म में इसका अर्थ होता है उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। संथारा श्वेतांबरों में प्रचलित था, जबकि दिगंबर इस परंपरा से संलेखना कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट नरेश, इंद्र चतुर्थ तथा विद्वान हेमचंद्र ने अपने जीवन के अंतिम समय में इसी पद्धति के द्वारा मृत्यु का वर्ण किया है। प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर कौन था? तो यह अयोध्या था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ का जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। विदित है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थ विजेता होता है। जैन संदर्भ के अनुसार जिन का अर्थ विजेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के शिक्षाएं जो कि लगभग 15 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? तो यह वल्लभी गुजरात में अवस्थित है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। महावीर का जन्म करीब 2500 साल पहले वैशाली राज्य के ग्रामपुर में हुआ था। महावीर के शिक्षाएं आज की वल्लभी गुजरात में उपस्थित है, जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं और बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। पहला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के भिक्षुनी बनने वाली प्रथम महिला? प्रजापति गौतमी, उसकी मौसी प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध की मौसी पालनकर्ता प्रजापति गौतमी पहली महिला थी जो प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर भिक्षुनी के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध स्थल आंध्र प्रदेश के बेंगी क्षेत्र में स्थित है? तो चौखंडी स्थित है। आंध्र प्रदेश के बेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल है, जैसे जग्गेपेट, अमरावती, भट्टी, पोल्लूरो, नागार्जुन कोंडे, गोली आदि। अमरावती 2री शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध अध्ययन का केंद्र था, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। जाग्ञेपेटा आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में अवस्थित है। यहाँ पर 200 ईसा पूर्व काल में बौद्ध का स्तूप मिला है। चौखंडी स्तूप सारनाथ यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह बुद्ध पर पहली बार अपने 5 शिष्य से यही मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो सांची स्तूप है, जो मध्य प्रदेश में है। केसरिया बिहार में है, धामेक उत्तर प्रदेश में है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप सांची स्तूप है। यह मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के पश्चिम में एक
ऊंचे पठारी क्षेत्र में स्थित है। इसे सन 1989 में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल घोषित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने एक बुद्ध ने एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वह जगह था बोध गया। बुद्ध ने बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे कई वर्षों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म 463 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था तथा महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर देवरिया जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम को क्या कहते हैं? विनय पिटक। संघ में रहने वाले कहते हैं विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम को विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। विनय पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है अनुशासन की टोकरी। विनय पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है अनुशासन की टोकरी। बुद्ध की शिक्षाओं को सूत्र पिटक में तथा दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद के द्वारा संरक्षण दिया गया था। प्रथम अजात शत्रु के द्वारा दिया गया था। अब चारों बौद्ध संहिता देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संहिता 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान राजगीर था। अध्यक्ष उस समय महाकश्यप थे और शासनकाल राजा अजात शत्रु था। द्वितीय बौद्ध संहिता 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष शावकमित्र और राजा कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संहिता 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ था। अध्यक्ष मोगलीपुतिस, शासनकाल उस समय अशोक का था। चौथा बौद्ध संहिता प्रथम ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान कुंडलवन था। उस समय अध्यक्ष पशुमित्र, उपाध्यक्ष अशोक घोष और राजा कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश वैशाली में दिए थे। महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश वैशाली में दिए थे। कुशीनगर में राजभर स्तूप का निर्माण बुद्ध की रख रखाव के एक हिस्से के साथ किया गया है, जहां उनका दाह संस्कार हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया? पहली। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय के पश्चात उनके उपदेशों को संग्रहित करने तथा पाठन करने की आदि उद्देश्य से संगीतीय सम्मेलन की प्रचलन पड़ी। इन संगीतीय सम्मेलन को संगीति का अर्थ होता है साथ साथ गान। प्रथम बौद्ध संहिता 383 ईसा पूर्व राजगीर में अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल उस समय अजात शत्रु का था। इसमें 2 पिटक की रचना की गई, सूत पिटक और विनय पिटक। अगला द्वितीय बौद्ध संहिता 383 ईसा पूर्व हुआ, वैशाली में हुआ। अध्यक्ष शावकमित्र, शासनकाल उस समय कालाशोक का था और बौद्ध धर्म का स्थाविर एवं महासंघिक में विभक्त हो गया। तृतीय बौद्ध संहिता 251 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्रा, अध्यक्ष मोगलीपुतिस, शासनकाल अशोक का था और इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। चौथी बौद्ध संहिता उस समय प्रथम सदी में हुआ था। स्थान कुंडलवन, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अशोक घोष, शासनकाल उस समय कनिष्क का था और इसी समय बौद्ध धर्म में 2 भाग में बट गया, हीनयान और महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संहिता किस शहर में आयोजित की गई थी? तो तृतीय पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन,
बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली साहित्य मुक्त बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म में अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य है, जो इस प्रकार है: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। भगवान बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग ही दुख का निरोध यानी गामिनी प्रतिस्पर्धा है। अष्टांगिक मार्ग के अनुशीलन से व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान किस शासक के शासनकाल के दौरान विभक्त हुआ था? तो 14 बौद्ध संगीति यानी कनिष्क के समय। कुषाण वंश के संस्थापक कनिष्क के शासनकाल के दौरान चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में हुआ था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अशोकवंश थे। इस संगीति के दौरान बौद्ध धर्म में 2 भाग बट गया था, हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। धरातव्य है कि जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन को बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया वह हीनयानी कहलाए, तथा जो लोग रूढ़िवादी या निम्न मार्गी थे वे बौद्ध धर्म या महापुरुष को मानते थे और भगवान के रूप में उनकी पूजा नहीं करते थे, वो बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों का परिवर्तन करने वालों को महायानी कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित में किस घटना से संबंधित है? स्तूप मृत्यु का प्रमाण है। अगला, बुद्ध की मृत्यु के समय शरीर को 8 भागों में विभाजित किया गया था तथा प्रत्येक पर स्तूप बनवाए गए थे। स्तूप मृत्यु से संबंधित है। धरातव्य है कि 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हो गई। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है, जबकि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग की थी, जिसे महाविष्कर्मण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3 भागों में विभाजित त्रिपिटक विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व यानी ज्ञान प्राप्त करने को लेकर महापरिनिर्वाण तक दिए हुए प्रवचनों का संकलन किया गया है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश तथा विचार मिलते हैं। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम व विधान है तथा अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की जानकारी मिलती है। यह पाली भाषा में लिखित है, जबकि हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ गीता है, जैनियों का आगम है तथा पारसियों का जिन अवशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सुत्त पिटक में पाए जाते हैं। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान से चौथे बौद्ध परिषद के स्थान के लिए चुना गया था? चौथा कश्मीर कुंडलवन, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा। चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। यह संगीति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अशोकवंश थे। इस संगीति में बौद्ध धर्म के 2 शाखाएं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। इस सभा में महासंघिकाओं का बोलबाला था। इसी संगीति में विवाह शास्त्र का नामकरण एवं अन्य ग्रंथ की रचना हुई। इसी समय बौद्धों ने संस्कृत के रूप में भाषा को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध के सबसे पहले धर्म का प्रचार किया गया? तो ये सारनाथ है, जहाँ पहले उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक गणराज्य के लुम्बिनी में हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में बिहार में ज्ञान प्राप्ति होने के पश्चात सर्वप्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिए थे, जिन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इनकी मृत्यु मल महाजनपद कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा के सबसे बड़ा केंद्र की गोप राज संघ क्षेत्र में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र गोप जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गोप का अर्थ होता है बौद्ध धर्म का मठ मंदिर। गोप हिमालय प्रदेश की लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। यह बौद्ध मठ है। इसकी स्थापना 11वीं सदी में हुई थी। यह मठ हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराना मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन।